इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों कि आज की जो वीडियो है आपके लिए बहुत ही ज़रूरी होने वाली है, क्योंकि अगर आप बीए प्रोग्राम फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं, अगर आपके पास पॉलिटिकल साइंस है जिसमें इंटरनेशनल रिलेशन है, तो आपको ये जो टॉपिक आज मैं बताने वाला हूँ आज की वीडियो में, तो आपको ये टॉपिक जरूर पढ़ना पड़ेगा। ये टॉपिक, ये उपागम बहुत ही ज़रूरी है आज की इस वीडियो के लिए और आपके लिए भी। दोस्तों, इस उपागम के बारे में मैं पहले ही ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आज उसी के ऊपर मैं दूसरी वीडियो बनाने वाला हूं, यानी कि पार्ट 2, जिसमें आप उसी को समझेंगे लेकिन उसको हम थोड़ा अलग तरीके से समझेंगे और सिंपल तरीके से समझेंगे। इससे पिछली वाली वीडियो में मैंने आपको वो बहुत ही बड़ा करके आंसर मैंने आपको समझाया था। आप चाहें, अगर आपका क्वेश्चन आ जाता है तो आप इस क्वेश्चन के आंसर को या तो आज वाले पार्ट 2 को लिख सकते हैं या पार्ट 1 को लिख सकते हैं। इसके कार्ड्स में मैंने भी उसका लिंक दे दिया है। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को समझोगे, दोस्तों आपको ये टॉपिक समझना है, रटना नहीं है। अगर आप रटोगे तो कुछ दिन में ही भूल जाओगे। अगर आप सही तरीके से आज के वीडियो का टॉपिक समझोगे तो मैं उम्मीद करता हूं आप लाइफ में कभी भी नहीं भूलोगे, क्योंकि मैं आज थोड़ा इसी तरीके से आपको समझाने वाला हूं। तो आइए हम शुरुआत करते हैं अपने आज के क्वेश्चन की, कि आज का क्वेश्चन हमारा क्या है। दोस्तों, आज का हमारा क्वेश्चन होगा कि विश्व व्यवस्था उपागम अथवा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की साम्यवादी उपागम को स्पष्ट करना है, कि यानी कि विश्व व्यवस्था उपागम और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के साम्यवादी उपागम। दोस्तों, ये आज का जो है, अगर आप इस क्वेश्चन को सर्च करेंगे गूगल पर तो आपको बहुत सारे आंसर इसके मिल जाएंगे। लेकिन आज की इस वीडियो की खासियत यही है कि ये बहुत ही रेयर आंसर है। बहुत अच्छी तरीके से आंसर को लिखा गया है, बनाने में काफी मेहनत लगी, यानी कि एक शॉर्ट तरीके से भी, ज्यादा बड़ा भी नहीं है और ज्यादा छोटा भी नहीं है। तो मैं बता रहा था कि जैसे हर वीडियो में मैं आपको बताता आया हूं कि आपको आंसर लिखने से पहले सबसे पहले उसमें परिचय लिखना है, फिर उसके बाद आपको उसकी हेडिंग शुरू करनी है। तो इसके परिचय में हम लिखेंगे कि यह उपागम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में मार्क्सवादी उपागम है, जो इस मान्यता पर आधारित है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन धनी और निर्धन देशों के संबंध में होना चाहिए। जिस प्रकार समाज में धनी और निर्धन वर्ग के बीच वर्ग संघर्ष होता है, उसी प्रकार धनी और निर्धन देशों के बीच भी संघर्ष होता रहता है। इस संघर्ष का मूल कारण है असमानता। तो परिचय लिखने के बाद अब हम समझेंगे कि विश्व व्यवस्था का अर्थ क्या है। इसकी हम अगली हेडिंग बनाएंगे कि विश्व व्यवस्था का अर्थ, और इसमें लिखेंगे यह उपागम संपूर्ण विश्व को एक व्यवस्था यानी कि सिस्टम में मानती है। इसलिए इस उपागम में राजनीति के प्रादेशिक अध्ययन को स्वीकार नहीं किया गया। इस उपागम के अनुसार विश्व में युद्ध, तनाव, मित्रता आदि को समझने के लिए धनी और निर्धन देशों के संबंधों को समझना बहुत ही जरूरी है। जो पिछड़े देश हैं वो क्या होते हैं, वो कच्चे माल के उत्पादक होते हैं और इनके पास पूंजी का भी अभाव होता है। उनके पास फालतू की जो टेक्नोलॉजी है, उनके पास वो टेक्नोलॉजी भी नहीं होती है। इसलिए वो देश क्या करते हैं, वो कृषि उत्पादन और कच्चे माल का निर्यात करते हैं, जिससे धनी देश को लाभ होता है और उनका फायदा उठाते हैं। इसी प्रकार कोई धनी अगर व्यक्ति है, कोई पैसे वाला आदमी है, तो वो क्या करता है, वो मजदूरों का लाभ उठाता है और उसे हमेशा गरीब बनाए रखना चाहता है। इसी तरीके से वो क्या करते हैं कि अपने मजदूर को अपने आसपास ही घुमाते रहना चाहते हैं। इसी तरीके से धनी देश भी तीसरी दुनिया के देशों को गरीब और अपने अधीन बनाए रखना चाहते हैं। इस उपागम में धनी देशों को केंद्र और निर्धन देशों को परिधि के देश कहा गया है। तो ये बात की हमने विश्व व्यवस्था के अर्थ के बारे में। अब हम बात करते हैं कि इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या क्या हैं। कि विश्व व्यवस्था उपागम की विशेषताएं निम्नलिखित हैं, जो कि इस प्रकार हैं। इसमें हम पहली विशेषता लिखेंगे, जिसकी पहली विशेषता की हेडिंग बनेगी कि विश्व का विभाजन, और हेडिंग बनाने के बाद हम इसमें लिखेंगे कि यह उपागम विश्व का 2 भागों में विभाजन करती है। एक ओर शक्तिशाली पूंजीवाद देश हैं, दूसरी ओर कच्चे माल का उत्पादन करने वाले गरीब देश। अतः देशों के बीच जो युद्ध होते हैं, लड़ाइयाँ होती हैं, वे वास्तव में गरीब और धनी का संघर्ष होता है, क्योंकि धनी देश सदैव अपना नियंत्रण और उच्च स्थिति को बनाए रखना चाहते हैं।
ये थी इसकी पहली विशेषता। अब हम बात करते हैं इसकी दूसरी विशेषता, जिसमें हेडिंग बनेगी कि राष्ट्रों में वर्ग संघर्ष। और इस हेडिंग में बनाकर लिखेंगे हम कि इस उपागम के अनुसार जिस प्रकार समाज में धनी और निर्धन के बीच संघर्ष चलता रहता है, क्योंकि दोनों के हित एक दूसरे के विरुद्ध हैं, उसी प्रकार धनी और निर्धन देश के बीच भी हितों के कारण संघर्ष होता है। अतः राष्ट्रों के बीच होने वाला संघर्ष वास्तव में वर्ग संघर्ष का ही एक बड़ा रूप होता है। तो दोस्तों, ये थी इसकी दूसरी विशेषता। अब हम बात करते हैं इसकी तीसरी विशेषता के बारे में, जिसकी हेडिंग बनेगी कि केंद्र के देशों में संघर्ष। इस हेडिंग को बनाने के बाद हम इस हेडिंग के अंदर लिखेंगे कि इस उपागम के अनुसार जब केंद्र के शक्तिशाली देश आपस में प्रतियोगिता करते हैं, यानी कि एक तरीके से होड़ करते हैं, एक दूसरे के देखकर आगे बढ़ते हैं, तो उनके बीच भी युद्ध हो जाता है, लड़ाई हो जाती है। जैसे अगर हम देखें कि प्रथम विश्व युद्ध और दूसरा विश्व युद्ध धनी देशों की आपसी प्रतियोगिता के कारण ही हुआ था। ये इसका हम एग्जाम्पल ले सकते हैं। ये थी इसकी तीसरी विशेषता। अब हम बात करते हैं इसकी चौथी विशेषता, जिसमें हेडिंग बनेगी कि अस्पष्ट सीमा, जिसमें हम लिखेंगे कि केंद्र और परिधि के बीच अस्पष्ट सीमा नहीं है, अर्थात यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि कौन से देश केंद्र में हैं और कौन से देश परिधि में हैं। तो ये इसकी चौथी विशेषता थी। अब हम बात करते हैं इसकी पांचवी विशेषता के बारे में, जिसकी हेडिंग बनेगी अर्ध परिधि। और इसमें हम लिखेंगे कि परिधि और केंद्र के सभी देश एक समान नहीं होते हैं, अतः एक नई अवधारणा उत्पन्न हुई है, जिसके अनुसार केंद्र और परिधि के बीच कुछ ऐसे भी देश होते हैं जो केंद्र से ऊपर परिधि से नीचे होते हैं। जैसे कि आपके सामने डिस्प्ले पर मेंशन किया गया है, पहले केंद्र है, फिर अर्ध परिधि है और फिर परिधि है। यानी कि जिनकी बात मैंने की कि जो केंद्र से ऊपर और परिधि से नीचे होते हैं वो अर्ध परिधि होते हैं। इनके बारे में हम बात करेंगे छोटे छोटे। मैं आपको ये भी समझा दूंगा कि केंद्र क्या होते हैं, अर्ध परिधि क्या होते हैं और परिधि क्या होते हैं। तो अभी मैं बात कर रहा था अर्ध परिधि के टॉपिक के बारे में, जिनमें केंद्र और परिधि दोनों के गुण होते हैं, जिन्हें अर्ध परिधियों के देश कहते हैं। ऐसे देश कच्चे माल के साथ साथ कुछ क्षेत्रों में विकसित होते हैं, जैसे भारत परमाणु तकनीक और अंतरिक्ष के क्षेत्र में विकसित देशों के बराबर हैं, लेकिन गरीबी बेरोजगारी आदि के कारण पिछड़ा हुआ है। पहले मैं आपको इन तीनों चीज़ों के बारे में क्लियर कर देता हूं कि केंद्र और परिधि और अर्ध परिधि क्या हैं। यानी कि दोस्तों, जो केंद्र के राज्य हैं यानी कोर स्टेट्स हैं, ये क्या है, ये औद्योगिक देश को निर्मित सामान का अधिक उत्पादन करते हैं। उनको सामूहिक रूप से केंद्र का नाम दिया जाता है। विकसित प्रौद्योगिकी के कारण अमेरिका तथा पश्चिमी देश बड़ी मात्रा में संसाधनों को इकट्ठा करने में सफल रहे हैं। अल्प विकसित देशों पर प्रभुत्व कायम करते आए हैं। इसके परिणाम स्वरूप इन देशों में रहने में और तथा रहने वाले लोग वास्तविक आय में वृद्धि होती है और उनके पास अतिरिक्त पूंजी भी है। उनके रहन सहन का स्तर भी काफ़ी ऊंचा है, इसलिए कम विकसित देशों उनका अनुसरण भी करते हैं। तो ये थे केंद्र के देश। अब हम बात करते हैं परिधि राज्य यानी पेरिफेरल स्टेट्स। ये क्या है, ये विश्व व्यवस्था में जो देश कच्चा माल और कृषि उत्पादन करते हैं उन्हें सामूहिक रूप से परिधि का नाम दिया जाता है। यह देश औपनिवेशिक शोषण के शिकार थे। वर्तमान समय में केंद्र और परिधि के देशों के बीच विश्व व्यवस्था में सबसे महत्वपूर्ण वर्ग संघर्ष चल रहा है। केंद्र को उसकी अपनी शक्ति अपनी संपत्ति से प्राप्त होती है ताकि वह परिधि से मुनाफा जमा कर सके। केंद्र पिछले 500 सालों से ऐसा ही करता आया है। परिधि क्षेत्रों में रहने वाले देश मुख्य रूप से खाद्यान्न और कच्चे माल का ही उत्पादन करते हैं और उन देशों में रहने वाले अधिकांश लोग कृषि में लगे हुए हैं। उनके रहन सहन का स्तर नीची श्रेणी का है क्योंकि बेरोजगारी तथा आय के असमान वितरण के कारण उनकी स्थिति विकसित देशों की तुलना में अच्छी नहीं है। विकसित देश अपनी समृद्धि के लिए उनकी निर्धनता को बढ़ावा देते हैं। जैसे कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में ही इन चीज़ों के बारे में थोड़ा थोड़ा क्लियर कर दिया था कि परिधि और केंद्र में क्या डिफरेंस है। अब हम बात करते हैं अर्ध परिधि राज्य यानी सेमी पेरिफेरल स्टेट्स। केंद्र और परिधि का स्पष्ट परिसीमन कठिन कार्य है। समस्त वैश्विक संरचना ऐसी पदस्वपन व्यवस्था पर आधारित है जो स्पष्ट रूप से निर्धारित नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि परिधि के सभी देश या क्षेत्र आवश्यक नहीं है
कि एक समान निर्धन हो या उनके पास संपत्ति की कमी हो। इसलिए परिधि के अंदर एक नई अवधारणा विकसित हुई है जिसे अर्ध परिधि कहा जा सकता है। विश्व व्यवस्था में अर्ध परिधि से अभिप्राय ऐसे प्रदेशों से है जिसमें कुछ मशीनों उत्पादन होता है और कुछ पूंजी का संचय भी होता है, परंतु केंद्र के विकसित देशों की तुलना में कम होता है, जैसे भारत, ब्राजील, चीन तथा पूर्वी यूरोप और लैटिन अमेरिका के कुछ देश इस श्रेणी में आते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको ये तीनों चीजें क्लियर हो चुकी होंगी। अब हम बात करते हैं अपनी छठी विशेषता, जिसकी हेडिंग बनेगी अर्ध परिधि के विकसित देश। इस हेडिंग में लिखेंगे कि गोल्डस्टीन के अनुसार कुछ देश प्रथम दृष्टि में विकसित दिखाई देते हैं, लेकिन अनेक क्षेत्रों में पिछड़े होते हैं। ऐसे देशों को गोल्डस्टीन ने अर्ध परिधि के विकसित देश कहा है। आप या तो ये भी लिख सकते हैं, या फिर मैंने आपको जो बताया है केंद्र परिधि और अर्ध परिधि के बारे में जो अभी अभी मैंने आपको बताया है, आप इसमें वो भी ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये इसकी छठी विशेषता थी। अब इसकी आती है सातवीं विशेषता, अस्थायी विभाजन। ये इसकी हेडिंग बनेगी और इसमें लिखेंगे हम कि विश्व व्यवस्था का विभाजन स्थायी नहीं है, इसमें परिवर्तन होता रहता है। यह संभव है कि परिधि का कोई देश अर्ध परिधि में पहुंच जाए और फिर केंद्र में पहुंच जाए, और यह भी संभव है कि केंद्र का कोई देश परिधि में आ जाए। ये इसकी सातवीं विशेषता थी। अब हम बात करते हैं इसकी आठवीं विशेषता के बारे में कि स्पष्ट परिभाषा का अभाव। इसकी हम हेडिंग बनाएंगे और इसमें लिखेंगे कि यह उपागम विश्व का विभाजन करती है, लेकिन यह विभाजन केवल अनुमान पर आधारित है। इसका कोई निश्चित मापदंड नहीं है कि कौन से देश केंद्र के हैं और कौन से देश परिधि के हैं। ये इसकी आठवीं विशेषता थी। अब हम बात करते हैं इसकी सेकंड लास्ट नवीं विशेषता की, जिसमें हेडिंग बनेगी नए देशों का विरोध, जिसमें हम लिखेंगे कि केंद्र में अत्यंत विकसित देश स्थित होते हैं जो किसी भी नए देश को केंद्र में आने से रोकते हैं और ऐसी बाधाएं उत्पन्न करते हैं कि नए देश केंद्र में शामिल ना हो सकें। इसलिए केंद्र के देश यह प्रयास करते रहते हैं कि परिधि के देश सदैव पिछड़े रहें। अब हम बात करते हैं इसकी 10वीं विशेषता, जिसमें हेडिंग बनेगी निर्भरता का सिद्धांत। इसमें हम लिखेंगे कि इस उपागम के अनुसार धनी और निर्धन देशों का विकास एक ही समय में हुआ, क्योंकि जो देश पिछड़े हैं वह वास्तव में विकसित देशों के कारण ही पिछड़े हैं। इन पिछड़े देशों का लाभ विकसित देशों को प्राप्त होता है। इसलिए विकसित देश अपने विकास के लिए इन पिछड़े देशों पर निर्भर हैं। यदि पिछड़े देशों का विकास हो गया तो कच्चा माल देना बंद कर देंगे। इसलिए विकसित देश कभी ये नहीं चाहते कि पिछड़े देशों का विकास हो। तो दोस्तों, ये था हमारा विश्व व्यवस्था उपागम, जिसके बारे में हमने इसकी विशेषताओं के बारे में बात की, इसके अर्थ को समझा। दोस्तों, अगर आपको अभी भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको समझ आया है या नहीं आया है, या जो किसी और टॉपिक पे आप वीडियो बनवाना चाहते हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में आप लिखकर बता सकते हैं, ताकि मैं आपके उन सभी डाउट्स को क्लियर कर सकूं और आपके नए बताए गए नए टॉपिक पर वीडियो बना सकूं। अगर दोस्तों इस वीडियो से आपकी थोड़ी सी भी हेल्प हुई है तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, सी यू टुमारो, अस्सलाम वालेकुम, सब बखैर।